हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंस माना जाएगा या नहीं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि उसके इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं। मतलब अगर कोई रेसिडेंशियल पर इंसान होगा इंडिया में तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है उसका भी स्टेटस पता करना पड़ेगा ना भाई, कि वो कहाँ पे है, क्या इंडिया में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडिया के रेसिडेंस हो तो आपको दुनिया की कहीं भी कमाई हुई इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, ओनली तब जब आप रेसिडेंट हो। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंस हो तो सिर्फ इंडिया की कमाई पर ही टैक्स लगेगा। मतलब अगर इंडिया से कमा रहे हो, नॉन रेसिडेंस हो लेकिन इंडिया से कमा रहे हो, मतलब इंडिया में कुछ रेंट से कमा रहे हो, ड्रेस से कमा रहे हो, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बाकी अगर तुम फॉरेन में कुछ इनकम कमा रहे हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, उसको डिटेल से समझते हैं अपन सब। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ये, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल। ये सब अपन पता कैसे लगाएंगे कि किस पर्सन को अपन को रेसिडेंट बोलना है, किसको नॉन रेसिडेंट बोलना है। तो ये चैप्टर उसी के लिए है भाई। अगर इंडिया में कमा रहे हो तो इंडिया में पैसा दो, नहीं तो निकलो। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर एकदम ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चालू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले देखो, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंस, है ना। अब रेसिडेंस के होते हैं दो टाइप, ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो ये अब अपन पता कैसे लगाएंगे कि ये रेसिडेंस है कि ये नॉन रेसिडेंस है। ये सिटीजन कैसे हुआ रेसिडेंट, ये कैसे हुआ नॉन रेसिडेंस। अगर कोई सिटीजन रेसिडेंट है तो वो कैसे बनेगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ये अपन कैसे पता लगाएंगे। तो बस उसी को ही समझना है अपन को कि कौन सा पर्सन को अपन रेसिडेंस बोलेंगे, कौन से को नॉन रेसिडेंस। तो अपन को एकदम इजी समझ आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या करने का है। मतलब इस पूरे चैप्टर में यही फाइंड आउट करना है कि कौन रेसिडेंस है कौन नॉन रेसिडेंस है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रेसिडेंस के बारे में। तो रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिडेंस कौन हो सकता है जो कि क्या करे, स्टे करे। कहाँ? इंडिया में 182 डेज के लिए और मोर, 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंस। जैसे कि एक समझ लो एग्जांपल हो, राम ने स्टे किया 184 डेज इन इंडिया, वो भी कब, प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंस कहला जाएगा। और अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, 60 दिन पिछले वाले साल में रुकना है इसको, और 365 डेज इन फॉर पीपीवाई। व्हाट इज पीपीवाई? पीपीवाई इज प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। मतलब एक साल वाला पिछला साल छोड़ के उसके पिछले के पिछले साल कितना, 365 डेज तक रुकना होना चाहिए। मतलब जैसे कि लेट्स सपोज 2024 इज अवर प्रीवियस ईयर, तो 23 क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 23 फिर आ जाएगा अपने पास 22, फिर आ जाएगा 21 एंड लास्टली आ जाएगा 20। तो 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर बोला, देखो 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर बोला मतलब 23, 22, 21 एंड 20, मतलब 20, 21, 22, 23। ये 4 साल को अगर अपन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। और ये सब चारों को मिला करके कितना दिन रुकना है उसको, 365 डेज तक का। ठीक, अब अपन देखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शन, मतलब किस केस में ये जो 365 डेज वाला क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो इंडियन सिटीजन है, मतलब जो इंडिया में के हैं, इंडियन सिटीजन आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि कौन है कौन नहीं। देखो, जो इंडियन सिटीजन है जिसका इनकम, जो कि विजिट करने आए हैं इंडिया, और अगर उसका इनकम 15 लाख तक है, मतलब अगर वो इंडिया में आके कुछ कमा रहा है पैसा 50 लाख तक का, तो उसको क्या बोलेंगे अपन कि 182 डेज वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। 182 डेज तक वो अगर है तो
वो उसको माना जाएगा रेसिडेंस, नहीं तो माना जाएगा नॉन रेसिडेंस। लेकिन मोर देन 15 लाख, बियॉन्ड 15 लाख के अगर वो कमा रहा है पैसा, ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या लिखा है 120 डेज, और यहाँ पे क्या था 60 डेज, मतलब 60 डेज का क्राइटेरिया है, तो जो इंडियन सिटीजन है जो विजिट करने आ रहे हैं उसको तो लगेगा ही नहीं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोला है 15 लाख वाले को तो 182 डेज वाला ही लगेगा। लेकिन जो बियॉन्ड उसके 15 लाख के बियॉन्ड अगर पैसा कमा रहा है, जैसे कि 16-17 लाख 20-30 लाख 25 लाख कमा रहा है कोई इंसान सिर्फ इंडिया विजिट करने आया है, तो फिर ये तो गड़बड़ है ना भाई। तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको रेसिडेंस मान लेगी और उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। और 365 डेज इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, ये क्राइटेरिया तो था ही, लेकिन उसमें 120 डेज एड ऑन कर दिया 60 डेज की जगह, ठीक। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि रेसिडेंस कैसे, किसको बोलेंगे अपन। कोई भी इंसान हो अगर 182 डेज रुक रहा है तो वो हो जाएगा आपका रेसिडेंस। अगर वो 60 डेज रुक रहा है और प्रीवियस ईयर में, और 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज रुक रहा है, मतलब 2023 में रुक गया 100 डेज, 2021 में रुक गया वो 200 डेज, और 2020 में रुक गया वो 100 डेज, तो टोटल कितने हो गए 400 डेज, मतलब 365 डेज से वो ज्यादा रुक रहा है तो उसको रेसिडेंस मान लिया जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन केस है, ये कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर कोई इंडियन सिटीजन विजिट करने आ रहा है तो अप टू 15 लाख तक की इनकम में तो सिर्फ यही क्राइटेरिया होगा। लेकिन अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो भाई टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उसका क्या कर दिया 120 डेज का क्राइटेरिया कर दिया, ठीक। अच्छे से समझो, एकदम इजी टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। अब रेसिडेंस तो समझ आ गया कौन होते हैं, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंस कौन होती है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस कौन होते हैं। रेसिडेंस के अंदर दो आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है, अगर ये इसको फॉलो कर लिए, अगर ये फॉलो हो गया तो वो माना जाएगा कि वो रेसिडेंस है। कौन, 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 4 समझे थे अपन, वैसे ही पीछे कर करके 10 ले लो, ठीक है। उसमें से 2 में वो रेसिडेंस होना चाहिए, रेसिडेंस वाला क्राइटेरिया याद है 182 डेज या फिर 60 डेज वाला, ठीक। और 4 ईयर में 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज का। और स्टेज इन इंडिया, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, और दूसरा हो गया 730 डेज इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये दोनों फुलफिल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और उसको उस हिसाब से टैक्स देना होगा। लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस क्या होगा, अगर ये एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करने में फेल हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो जाएंगे, ठीक है। फेल कर गए अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को फॉलो नहीं कर पाए, हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ठीक है। समझ आया, ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे और नॉन ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे। अब उसके बाद एक्सेप्शन पढ़ते हैं, जिसके लिए सिर्फ 182 वाला क्राइटेरिया है। 15 लाख इनकम वाला तो पढ़ लिए, लेकिन ये कुछ और है जो कि जिसको मिलेगा छूट 60 डेज वाले क्राइटेरिया से, ठीक है। पर्सन जो कि लीव कर रहा है इंडिया को फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई काम के सिलसिले में अगर कोई भारत को छोड़ रहा है तो भाई ठीक है, तुम्हारा 182 डेज वाला ही मानेंगे, क्योंकि तुम अगर विजिट करने आओगे तो 182 डेज से अगर तुम ज्यादा रुक रहे हो तभी तुमको टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्योंकि तुम बाहर कमाने जा रहे हो, ठीक। उसके बाद शिप क्रू मेंबर्स और PIO पर्सन ऑफ ओरिजिन, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्शनल केस, पर्सन जो कि लीव कर रहे हैं इंडिया को एम्प्लॉयमेंट के लिए, शिप क्रू मेंबर अगर उनको CDC मिला है तो ही, और PIO यानी कि पर्सन ऑफ ओरिजिन।
ठीक, अब ये पढ़ते हैं। HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, फर्म के लिए, AJP के लिए और लोकल अथॉरिटी के लिए। ठीक है, अगर कंट्रोल और मैनेज होली और पार्टली इन इंडिया हो रहा है तो भाई रेसिडेंस, भाई काम यहीं से कंट्रोल हो रहा है, मैनेज भी यहीं से हो रहा है, सिचुएटेड भी यहीं पे है, पार्टली हो चाहे होली हो, भाई काम तो हो रहा है ना इंडिया में, तो भाई तुम रेसिडेंस मानो अपने आप को और चुपचाप टैक्स भर दो। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल और मैनेज होली मतलब पूरी तरीके से, पार्टली नहीं बोला है, देखो इसमें होली बोला है, पूरा ही काम तुम्हारा बाहर हो रहा है, सिचुएटेड भी बाहर है, तो भाई किस बात का टैक्स लेंगे हम तुमसे, जब तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है तुम हमारी कंट्री में तुम्हारा, तो तुम सीधी सी बात है नॉन रेसिडेंस कहलाओगे। ठीक है, ये सब के केस में। अब कंपनीज के केस में देख लेते हैं। अब कंपनीज के केस में क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, इंडियन कंपनी है भाई रेसिडेंस, इंडिया की कंपनी तो भाई रेसिडेंसी कहलाएगी क्योंकि वो इंडिया में सिचुएटेड होगी, होली और पार्टली भी। ठीक है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंस होती है, चाहे वो कहीं पे भी खुले चाहे कुछ भी हो, हमेशा इंडियन कंपनीज रेसिडेंस होती है। और फॉरेन कंपनीज का क्या हुआ, पोयम अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंस, पोयम अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंस। अब ये पोयम क्या है भाई, तो पोयम होता है अपना, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, प्लेस ऑफ इफिशियंसी मैनेजमेंट। अगर भाई काम धंधा मैनेजमेंट पूरा यहीं से हो रहा है इंडिया से, तो भाई तुमको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडिया में हो रहा है प्लेस ऑफ इफिशियंसी मैनेजमेंट तो रेसिडेंस, अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो भाई नॉन रेसिडेंस। ठीक, अब पढ़ लेते हैं अपन इंडिविजुअल और HUF के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार अगर तुम ये समझ गए ना तो तुमको फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा। बताओ वो श्रीलंका में रहता है, उसने इनकम इंडिया में अर्न किया, तो ये क्या, वो कौन सा होगा, इसको टैक्सेबल करना है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए क्या अपन को बताया, देखो सबसे पहले तो कॉलम डिसाइड कर लिए, एक हो गया ROR का, एक हो गया RNOR का, और एक हो गया नॉन रेसिडेंस का। ये दोनों हो गए रेसिडेंस के और ये हो गया नॉन रेसिडेंस का। ठीक है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। अब देखो भाई, अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है ना भाई, तो यहीं का ही है, यहीं कमा रहा है, यहीं सब कुछ हो रहा है तेरा, तू यहीं का ही है मान लिया जाएगा, तो भाई तू कहीं भी पैसा कमा, चाहे तू फॉरेन में कमा, इंडिया में कमा, कहीं भी कमा, टैक्सेबल तेरे को यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक, टैक्सेबल होगा ये भी, टैक्सेबल होगा ये भी। अब जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, तो इंडियन से कमा रहे हो भाई तो इंडिया को तो देना ही पड़ेगा टैक्स। अब इंडिया से कमा रहे हो तो टैक्स तो तुम इंडिया में दोगे, लेकिन अगर तुम फॉरेन से भी कमा रहे हो तो दो केस में तुमको अपना पैसा टैक्सेबल, तुमको यहीं से टैक्स कटवाना पड़ेगा। कौन कौन सा दो केस है वो, एक तो भाई तुम बिजनेस यहीं कर रहे हो, भाई कमा यहीं रहे हो, बिजनेस यहीं कर रहे हो, तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफेशन कोई सेटअप कर लिए हो इंडिया में तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, सेटअप अगर इंडिया में है तो भाई ला दो, गवर्नमेंट मांगती है तुमसे टैक्स, भैया टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा, इंडिया में ही रह रहे हो, इंडिया में ही कमा रहे हो, दोगे नहीं क्या भाई। अब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस का हो चुका है, अब देखेंगे हम नॉन रेसिडेंस का। तो भाई इंडिया से कमा रहे हैं, भले तू फॉरेन में रहने वाले, इंडिया से कमा रहे हैं मतलब पैसा तो तेरे को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तू सीधा भाई पैसा दे देना, टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन फॉरेन से कमा रहे हैं और तू फॉरेन में ही रहने वाला है तो नॉट टैक्सेबल। भाई तू यहाँ तेरे को कोई यहाँ से लेना देना ही नहीं है, तो भाई किस बात का इनकम, किस बात का इनकम लोगे आप। श्रीलंका में ही कमा रहे, श्रीलंका में ही रह रहे, तो कहाँ से कटेगा हमारा टैक्स, उसका टैक्स मतलब। और ये देख लो, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, रेसिडेंस के केस में टैक्सेबल होता है। रेसिडेंस भाई यहीं का रहने वाला है, दोनों जगह पे टैक्स देना पड़ेगा, बाहर से भी कमा रहे हो तो भी, इंडिया में कमा रहे हो तो भी। नॉन रेसिडेंस है, सीधी सी बात, टैक्सेबल हो जाएगा इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। बस गाइस,
देख लो, अब फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे और इंडियन इनकम किसको बोलेंगे, ये बात तो रह ही गया। अब इंडियन इनकम किसको बोलेंगे ये समझ लो भाई, रिसीव हो रहा है वो तो इंडियन इनकम ही होगा। अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है तो तुम चलो टैक्स दो, लेकिन अगर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर भाई तुम फॉरेन से कमा रहे हो लेकिन रिसीव तुम इंडिया में कर रहे हो, तो फिर बॉस तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। डीम्ड डीम्ड अगर रिसीव्ड हो रहा है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अक्रू और अराइज हो रहा है इंडिया में, और रिसीव कहाँ कर रहे हो तुम, आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। तो भाई कमा यहीं से रहे हो, अराइज यहीं से हो रहा है, यहाँ के बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, यहाँ के प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हो तुम, और बाहर जाके तुम बोलोगे तुम मेरे को यहाँ भेज दो। जैसे कि देखो एग्जांपल एकदम सटीक से दे रही हूँ, फटाक से समझ आएगा ये, एक्रू अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज रिसीव्ड इन और आउटसाइड इंडिया। तो देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि तुम इंडियन सिटी इंडिया के हो, इंडिया में इंडिया का पैसा कमा लिए, समझो धड़ाधड़ पैसा कमा लिए, इंडिया से ही कमाए हो ना, ऐसा नहीं कि तुम फॉरेन से कमाए हो और इंडिया में आ रहे हो, भड़ाभड़ पैसा कमाए हो इंडिया से और भाग गए श्रीलंका। अब बोले बेटा तू मेरे को वहीं श्रीलंका के बैंक में ट्रांसफर कर दे मेरा पैसा, वहीं से वहीं कट लेगा, मैं श्रीलंका जाऊंगा तो बढ़िया, मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा इंडिया में, हो गया खेल खत्म। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, अगर अराइज हुआ है, अक्रू हुआ है तो टैक्स निकालो बेटा, तुम भले कहीं भी लो पैसा, इंडिया का इनकम, अगर वो इंडियन इनकम है, मतलब इंडिया में वो पैसा जनरेट हुआ है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। और डीम्ड भी हुआ है, माना गया है कि ये इंडिया का पैसा है, इंडिया से अराइज हुआ है, तो तुमको देना पड़ेगा। ये चार चीजें एकदम दिमाग में अपने बांध लो। रिसीव्ड हुआ है तो इंडियन इनकम, डीम टू बी रिसीव्ड हुआ है तो भी इंडियन इनकम, अक्रू अराइज हुआ है इंडिया में लेकिन रिसीव्ड हो रहा है आउटसाइड इंडिया में तो भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी। और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, ये भी दो डीम्ड वाले हैं, दो ऐसी नॉर्मल है, ठीक है। अब भाई फॉरेन इनकम क्या होगी, फॉरेन इनकम भाई जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है, बस इतना ही है। देखो खत्म हो गया पीडीएफ तुम्हारा, ये देखो इतना पढ़ लिया ना, पार है तुम्हारा नैया रेसिडेंशियल स्टेटस का। सच बता रही हूँ, दिमाग में घुसा लो, कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी तुमको। बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं, कल नहीं अब इसके बाद मेरा मन करेगा जब भी, तब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब।